चलिए तो शुरू करते हैं जनवरी 2024 का प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन है? यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग, एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत कमाल का सवाल है। सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर फंस गए थे। और उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। और मजदूरों को बाहर आने के बाद वहाँ के जो सीएम हैं पुष्कर धामी, जिनको कि पुष्पाराज भी कहा जाता है, उन्होंने 1 लाख रुपया देने का घोषणा किया। ठीक है, अब आपको पूछेगा कि ये जो सिक्यारा सुरंग है, इसमें जो लोग फंसे हुए थे, इनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो था, जिसके तहत इन लोगों को निकाला गया। तो इसमें जान जाइए कि जो तकनीक अपनाया गया उसको बोला जाता है रैट होल माइनिंग तकनीक बोलते हैं। कौन सा तकनीक बोलते हैं? रैट होल माइनिंग तकनीक। रैट होल माइनिंग तकनीक बोलते हैं। इसे चूहा देखते हैं, छोटा छोटा बिल बनाते बनाते कैसे बनाते चल जाता है अंदर में, इसी तरीके से इस काम को किया गया। तो अंतिम जो 10 मीटर का खुदाई था उसके लिए कौन तकनीक अपनाया? रैट होल माइनिंग तकनीक। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अमेरिकी ऑगुर ड्रिल मशीन जैसे दक्ष उपकरण के भी फेल हो जाने के बाद बचाव कर्मी ने अंतिम कुछ मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया था। इसमें अमेरिकी जो मशीन है ऑगुर ड्रिल मशीन, इसका भी सहारा लिया गया था। 1 मिनट में आप लोगों का वक्त लूँगा, थोड़ा सा मैं इसको सिक्योर कर लेता हूँ ताकि फ़ोन वगैरह जो है ना बजे। इसके लिए कुछ उपाय कर लेते हैं। उसके बाद रुक जाइए, नोटिफिकेशन। चलिए, तो आपने देखा, इस बात को समझा कि यमुनोत्री जिले के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिक्यारा सुरंग था। ठीक है, 41 मजदूर फंसे थे 17 दिनों से। ठीक है, और इसमें रेट होल माइनिंग तकनीक का सहारा लिया गया। और 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। ये जो रेट होल माइनिंग तकनीक का सहारा लिया, यदि चर्चा में क्यों रहा रेट होल माइनिंग तकनीक? क्योंकि अपना जो एनजीटी है, कल ही हम लोग पढ़े थे ना एनजीटी के बारे में। क्या? एनजीटी का स्थापना 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, आर्टिकल 21A के तहत आता है। पर्यावरण से जुड़े अगर कोई काम आप कीजिएगा तो वो आप पे बैन करता है, जुर्माना लगाता है। तो ये इसको जो है बैन कर दिया गया था, लेकिन इस तकनीक का सहारा अंत में लेना पड़ा। रैट होल माइनिंग विशेषता मेघालय में काफ़ी समय से प्रचलित है। यह माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके सक्रिय क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है। ठीक है, सक्रिय क्षेत्रों से क्या निकाला जाता है? इस तकनीक से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बात हो गया। उसके बाद देख लीजिए कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 14 में रोक लगाया था, ये बात तो आपको बता ही दिए। सिक्यारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, ये जो सिक्यारा बरकोट सुरंग है, ये जो है केंद्र सरकार का जो है महत्वाकांक्षी योजना है, ऑल वेदर रोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, और इसको बनाने का टेंडर जो है NHIDCL ने हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के साथ इसको दिया गया था, NHIDCL को। जातिगत जनगणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि कर दिया गया। इसीलिए जातिगत आरक्षण किया गया था, क्योंकि बिहार को फिर से 50 साल पीछे झोंकने के लिए नेता लोग को तो कुछ है नहीं काम, तो ये जातिगत जनगणना करा रहे हैं। गरीबों का जनगणना कराना चाहिए ना, जी कितना गरीब है। तो यहाँ जाति पाति के आग में फिर सबको झोंक दिया गया है। तो बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो आया था, और इसमें जब ये हो गया तो अब देखिए, जो आरक्षण की सीमा थी कुल 60% आरक्षण था, अब तक उसको 75% कर दिया गया आरक्षण को। कितना परसेंट? 75%। तो अब जान जाइए कि किनका आरक्षण कितना बढ़ गया है। तो देख लीजिए, OBC अनुसूचित जाति का आरक्षण पहले कितना था? एससी का वर्ग का आरक्षण
16% था, उसको 20% कर दिया गया। ठीक है। एसटी का था 1%, उसको 2% कर दिया गया। ओबीसी का 12% से 18% कर दिया गया। ईबीसी का 18% से 25%। और पिछली जाति के महिला बीसी वोमेन को कुछ नहीं, और ईडब्ल्यूएस को कुछ नहीं। पहले 50% था, अब उसको जो है बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 75%। भारत के 2 और शहर ग्वालियर व कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गए। ठीक है। तो भारत के 2 शहर ग्वालियर व कोझिकोड हो गया जी, ग्वालियर और कोझिकोड। तो भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड विश्व के उन 55 शहरों में शामिल है जिन्हें यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। 31 अक्टूबर 2023 को इसका घोषणा किया गया। यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। ठीक है। तो इसमें भारत के ग्वालियर को संगीत, कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में, ग्वालियर को किस क्षेत्र में जी, संगीत के क्षेत्र में, और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया। ग्वालियर और कोझिकोड के शामिल होने के बाद क्रिएटिव शहरों की संख्या, भारत में शहरों की संख्या 8 हो गई है। इससे 6 पहले के शहर है जयपुर है, वाराणसी है, जयपुर वाराणसी, चेन्नई हैदराबाद, मुंबई व श्रीनगर है। ठीक है। जयपुर है, वाराणसी है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई और श्रीनगर है। ठीक है। तो 8 जो शहर जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज शहर में शामिल हो गया है। अभी कौन दो नया हुआ है बताइए, ग्वालियर व कोझिकोड। और उससे पहले कौन था, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई व श्रीनगर। ठीक है। 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का रिपोर्ट जारी हुआ है। 2022 में भारत में सड़क दुर्घटना जो हुआ उसका रिपोर्ट जारी हो चुका है। देश में राज्य राजमार्ग का कुल नेटवर्क, देश में राज्य राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क का कितना है, 2.8% है। मतलब देश में जो टोटल सड़क है उसमें राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे कितना बनाया गया है, स्टेट सरकार कितना बनाया है, 2.8%। ठीक है। तब देखिए हाल ही के वर्षों में देश में सड़क दुर्घटना की संख्या और उसका परिणाम से कितना मौत हुआ है। तो 2022 का आंकड़ा देख रहे हैं, सड़क दुर्घटना हुआ है 4,61,312 और मृत्यु हो गया है 1,68,491 लोगों का। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा वही ना होगा, तो सबसे ज़्यादा है 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी में है। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना वही देखने को मिला है। बिहार इस स्थान में 7वें स्थान पर है। अपना बिहार किस स्थान पे है, 7वें स्थान पर है। 2022 के दौरान सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतों में 19.5% मौतें पैदल चलने वाले लोगों का होंगे। जैसे लोगों को ये भी पता नहीं है कि सड़क पे चलना कैसे है, वो गलत दिशा में चलते रहते हैं, इस कारण गाड़ी आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। 2.9% मौत साइकिल से हुआ है और 44.5% मौत दो पहिया यानी जो बाइक चलाते हैं उनका हुआ है। इस प्रकार सड़क दुर्घटना में कुल मौत का 66.9% मौतें इसी श्रेणी से हुआ है। अब तहत इसमें 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं वो 66.5% लोग की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना हुआ है तमिलनाडु में। सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, अगर पूछे परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है तो क्या कहिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है। जबकि सड़क दुर्घटना के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा मौत कहाँ हुआ है तो क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी के पश्चात तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने लंबे समय से रोके हुए कम से कम 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए 2023 में ही लौटाया था। और आपको पता है कि चाहे विधायक हैं, चाहे विधायक नहीं मतलब राज्यपाल हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, 44वां संविधान संशोधन 42वां के द्वारा तो इंदिरा गांधी व्यवस्था की थी कि जो भी विधेयक मिलेगा उसको सीधे साइन कर दीजिए बिना कुछ सोचे हुए। लेकिन 44वां के द्वारा व्यवस्था किया गया 1978 में कि एक बार रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा जब भेजा जाएगा तो साइन करना ही पड़ेगा। तो एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेजे, लेकिन दोबारा इनको भेजा गया तो इनको साइन करना ही पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है। तो ये कर दिए होंगे। तो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित, तब इनको साइन करना पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को जानते हैं आप, नाम MK स्टालिन है। और इसके लिए अनुच्छेद है, बताया कि सदन में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के
प्रावधानों के तहत पुनः पारित किए गए विधेयक को राज्यपाल के मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वो अपनी मंजूरी नहीं रोक सकते। किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था है बताइए? अनुच्छेद 200 के तहत। कितना के तहत ये व्यवस्था है जी? 200 के तहत। ठीक है, तो इसे 111 हो सकता है कहीं राज्यपाल के बारे में, ये उसको देख लेंगे। राज्यपाल ने 111 हो सकता है राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि 89 जोड़ 90 जोड़ेंगे तो 90 जोड़ेंगे, इसमें से 90 घटाइए 200 में से तो कितना होगा? 200 में से 90 घटाइए तो 0 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय द्वारा रद्द। अब हरियाणा जो है इतना गिर गया है, जो कहा कि निजी क्षेत्र प्राइवेट जो नौकरी है उस प्राइवेट नौकरी में भी हमारा ला रहे हैं आरक्षण की 75% जो है यहाँ का जो लोकल आदमी है उसी का नौकरी होगा। तो भाई प्राइवेट कंपनी तो भाग जाएगा, प्राइवेट कंपनी को थोड़ी है जब आरक्षण लेकर के किसी को दे दीजिएगा और प्राइवेट कंपनी उस आदमी को ढोएगा आपके कहने पे, वो तो भाग जाएगा कंपनी लेकर के। उसको क्या मतलब है? आपके जैसा ढेर सारा लोग उसको मिल जाएगा प्राइवेट कंपनी को क्या? तो ये ऐसा तो चल नहीं सकता है ना, तो अंत में इसको रद्द किया गया। ऐसा हो नहीं सकता। सरकारी नौकरी में आप समझिएगा जो हम आरक्षण दे करके लूला लंगड़ा सबको चढ़ा देंगे नौकरी पर, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं चल सकता है। और इसको जो है क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन में मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन, मेरा युवा भारत का शुभारंभ। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दिन हुआ, जयंती के दिन हुआ, तो उनके बर्थडे के दिन हुआ। और ये जो मेरी माटी मेरा देश है, मेरी माटी मेरा देश पहल है, ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 को। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, 12 मार्च 2021 को। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी औपचारिक समापन हो गया। तब ये आज़ादी का ये 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और 31 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट हो गया। याद रखिए, एग्जाम में कंफर्म पूछेगा, आपको पूछेगा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ, तो क्या कहिएगा? कब हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू? 12 मार्च 2021 को, 12 मार्च 2021 को। ठीक है, और ये 31 अक्टूबर 2023 को जाकर के क्या हुआ है? कंप्लीट हो गया है। सभी गांवों में 7500 स्थानों पर एकत्र किए गए लाई गई पवित्र महोत्सव स्मारक शिलान्यास का उद्घाटन किया गया, ऐसा हुआ। अब इसमें कहा गया कि देखिए, इसमें बात हुआ कि अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रधानमंत्री ने प्रदान किए। इसमें शीर्ष पुरस्कार वाले बात करें तो 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, गुजरात तथा संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान तीसरे स्थान के लिए। मतलब पहले स्थान पे कौन है? जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे गुजरात है। ठीक है, मेरा युवा भारत जो प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है इस योजना के तहत। ठीक है, और मेरी माटी मेरा देश अभियान है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 को, कंप्लीट हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। इसके तहत जो अवार्ड दिया गया है, तो शीर्ष अवार्ड पाने वाले में कौन है? जम्मू कश्मीर है, फिर गुजरात है, और फिर तीसरा स्थान पर संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान है। 1000 दिन तक चले आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया कि भारत विश्व के 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, एशियाई और पैरा खेलों में 100 से अधिक मेडल भारत ने लिया, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। तो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हो गया? गोवा में। तो भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हो गया। ठीक है, इसका उद्घाटन पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत व देश विदेश की फिल्म जगत की हस्तियों की उपस्थिति में हुआ। तो कहाँ पे हुआ ये 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ठीक है, और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान दिया गया। किनको विशेष सम्मान दिया गया? माधुरी दीक्षित को। ठीक है,
उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कौन चीज़ देखने का है। हाँ, तो इसमें देखिए आप सीधे आ जाइए नीचे 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो क्या कहिएगा? स्वर्ण मयूर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर अवार्ड जो है, ठीक है, वो अवार्ड मिला है ईरानी फिल्म निर्माता अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। किसके लिए मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसको मिला है जी? तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसको मिला है? तो ईरानी निर्माता निर्देशक हैं अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। उसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जिस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड को बोलते हैं स्वर्ण मयूर पुरस्कार, जो मिला है ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ वहीं अगर निर्देशक की का है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, तो उसमें रजत मयूर पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है? रजत मयूर, ठीक है। तो रजत मयूर पुरस्कार मिला है किसको? तो रजत मयूर पुरस्कार मिला है, वो है बुल्गारिया के निर्देशक है जिनका नाम है स्टीफन कोमांडेरेव। स्टीफन कोमांडेरेव हैं जिनको मिला है फिल्म ब्लैक लेसन्स के लिए, ब्लैक लेसन्स के लिए। वही बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, तो रजत मयूर ही मिलता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को। तो ईरानी अभिनेता पुरिया रहीमी सैम को मिला है एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म के लिए, एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म के लिए मिला है। वही बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो उसमें रजत मयूर ही मिलता है फ्रांसीसी अभिनेत्री मैलेनी थियरी को मिला है फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान मिला किनको? माधुरी दीक्षित को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज दीपक कुमार मिश्रा का पंचायत सीजन 2 के लिए मिला अवार्ड, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने क्या किया? सफलतापूर्वक खत्म कर लिया। अब ब्रिटेन मंत्रिमंडल में फेरबदल, भारतीय मूल के सुएला ब्रेबरमैन मंत्रिमंडल से बाहर हुए और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अब विदेश मंत्री बने। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था तो यही कहा था कि भारत में एक बार अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसको कहा जाए कि विदेश मंत्री इधर उधर बनो, तो नखड़ा दिखाएगा जब हम मुख्यमंत्री बन के बनेंगे। क्या भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी विदेश मंत्री बन सकता है जी? हैं? नहीं नहीं बन सकता। लेकिन ये प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बना, कितना स्वच्छ वहाँ राजनीति है। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट में व्यापक फेरबदल किया है और कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष रहे डेविड कैमरन वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं क्या, उनको नया विदेश सचिव बनाया गया है। और मंत्रिमंडल से किसको हटा दिया गया? भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन को। नए नियुक्त किए विदेश मंत्री डेविड कैमरन 5 वर्षों तक विपक्ष के नेता व 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। पाकिस्तान व ईरान से अफगान शरणार्थियों का निष्कासन, शरणार्थी दयनीय स्थिति में। अब देखिए ये लोग जो लंबा लंबा बात करते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, अभी तो लागू हो गया ना, CAA लागू हो गया। CAA लागू होने से, CAA लागू हुआ था, आप लोग क्या समझे? CAA लागू होने से आप लोग क्या समझे? CAA का मतलब क्या होता है कि जो भी अपने 6 जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, ठीक है, उनका जो कहावत है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। सुनिएगा, मान लीजिए कहीं वो थे 5 लाख थे और आज 50 भी नहीं बचे हुए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में थे, मान लीजिए जब जिस समय विभाजन हुआ था देश में, उस समय उनका संख्या 20-25% था और अभी 2% हो गए। तो सारे हिंदू को क्या किया गया? धर्म परिवर्तन करा दिया गया। या वो भाग करके भारत में आ गए और वो भारत में भटक रहे हैं। क्या उनको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं? तो उनको नागरिकता दिलाने के लिए ये कानून आया है CAA, ठीक है। अब इसमें पेच ये फंसा है, मुस्लिम लोग सब विरोध कर रहे हैं, भारतीय मुस्लिम लोग, और सरकार ने, केंद्र सरकार ने ज़बरदस्त सुरक्षा बल भी उतार दिया है अभी इस विरोध को रोकने के लिए। क्यों विरोध करेंगे? विरोध इनके पीछे ये है कि जो मुस्लिम लोग भाग करके आए हुए हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, उनके नागरिकता का इसमें व्यवस्था है नहीं, ठीक है। तो भारत सरकार ये तर्क दे रही है कि जो मुस्लिम लोग भाग करके क्यों आए, वो तो कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, हिंदू का वहाँ दशा होता है, तो हम उनको नागरिकता क्यों दे। इसी पे सारा बवाल फंसा हुआ है, ठीक है। तो CAA समझ गए, यही CAA है कि जो हिंदू भाई भाग करके आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले,
उन सब को कन्फर्म नागरिकता अब भारत का मिल गया। अब वो आवेदन करेंगे, भारत के नागरिक हो गए, उनको मौलिक अधिकार, दुनिया का हर सुविधा भारत का मिलेगा। लेकिन जो मुस्लिम आए हुए हैं उनको ये सुविधा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग कहता है कि मैं इस्लामिक राष्ट्र हूँ तो अपने अपने कम से कम जाति को तो संभालो ना, हैं, है कि नहीं जी। तो पाकिस्तान सरकार ने बिना वैध दस्तावेज के देश में रह रहे अप्रवासियों का, देखिए अपने ही मुसलमान लोग, इनके ही तो मुसलमान लोग मान लिए जो अफगानिस्तानी हैं, फिर भी है तो मुसलमान ही ना, उनको देखिए कैसे बाहर निकाल के फेंक दिया है लोग। तो पाकिस्तान सरकार ने बिना वैध दस्तावेज के देश में रह रहे प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए आदेश जारी किया और 31 अक्टूबर 2023 को समय सीमा था। पता है कि 17 लाख अफगानी जो थे पाकिस्तान में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे। इनमें लगभग 6 लाख लोग 2021 में वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहाँ भाग गए थे। अब इस सब को क्या किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। समझ गए। भारत और अमेरिका के बीच मंत्रिमंडलीय 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। 2+2 वार्तालाप होता है क्वाड देशों के बीच। क्वाड मेंबर आप जानते हैं अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 देश क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड मेंबर 2+2 डायलॉग करते हैं। इसमें 2 मतलब इधर से और 2 उधर से होते हैं। इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये रहेंगे, और अमेरिका के भी आए होंगे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो इसलिए इसको 2+2 कहा जाता है। और ये 2018 से चल रहा है। 18, 19, 20, 22 में संपन्न हो चुका है और फिर हो रहा है। तो ये 4 करते हैं। अगर पूछे कि इसके अलावा भारत ने 2+2 किसके साथ किया है बिना क्वाड के, तो बिना क्वाड के अलावा भारत ने रूस के साथ भी 2+2 वार्ता किया है। किसके साथ किया है बताइए, रूस के साथ, जो क्वाड मेंबर नहीं है फिर भी रूस के साथ भारत ने 2+2 वार्तालाप किया है। तो 2+2 में कौन कौन शामिल रहता है बना दीजिएगा, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकटन है और वहाँ के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। भारत में सैन्य बंदरबख्त वाहनों के सह उत्पादन पर सहमति बनी। भारत में GEF-414 जेट इंजन के निर्माण के लिए GE एरोस्पेस HAL हाल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर बातचीत हुई। अब देखिए, भारत द्वारा मंत्रिमंडलीय 2+2 वार्ता अमेरिका का अतिरिक्त किसके साथ किया जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रूस के साथ किया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम यह सिलसिला अमेरिका के साथ 2018 में शुरू हुआ था। रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 वार्ता एक बार ही संपन्न हुई है अभी तक। तो मतलब ऐसे समझिए क्वाड मेंबर और प्लस एक रूस, ठीक है। अमेरिका के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की 2+2 वार्ता हुई है, ठीक है। देखिए, पहले अमेरिका से हुआ, ये दिल्ली में हुआ अमेरिका के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्तालाप कहाँ हुआ, तो अमेरिका के साथ 2+2 मंत्रिमंडलीय वार्ता 10 दिन पश्चात ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत ने 20 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न किया। ये दोनों वार्ता 23 में कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो हम लोगों ने अमेरिका के साथ पहले संपन्न किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या की, आइए ऑस्ट्रेलिया के साथ देखते हैं। तो भारतीय विदेश मंत्री ने एक वार्ता में कहा कि दिसंबर 2022 में दोनों देशों के बीच लागू हुए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ECTA बोलते हैं, ये लागू होने के बाद बिना कोई टैक्स के, मतलब टैक्स सुविधा में सहूलियत देकर के व्यापार होता है, मुक्त व्यापार होता है, ठीक है। तो ये व्यापार हम उसी देश के साथ करते हैं जिसके साथ हमको ज़्यादा फायदा होगा। तो दोनों देश की, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि दोनों देश इतिहास के साथ लोकतांत्रिक परंपराओं और कानून के शासन और अभिव्यक्ति की आज़ादी को साझा करते हैं। वर्तमान में दोनों देशों के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से दोनों के लिए ही चीन सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। चीन का मतलब ही होता है चिंता, च से चीना, च से चिंता। फिर CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई, ठीक है। तो ये आपने देखा। अफगानिस्तान में भारत स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद किया। अफगानिस्तान ने भारत स्थित अपना दूतावास क्या किया, अस्थायी रूप से बंद किया, ठीक है। दूतावास संबंधी सभी परिस्थितियां भारत सरकार को सौंपी गई, ठीक है। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की पराजय के पश्चात नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने।
न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में संपन्न संसदीय चुनाव में परिणाम आने के बाद नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी तथा एसीटी न्यूजीलैंड पार्टी की गठबंधन सरकार नवंबर 2023 में बनी। वहाँ नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो न्यूजीलैंड के कौन बने हैं प्रधानमंत्री? क्रिस्टोफर लक्सन। यही है क्रिस्टोफर लक्सन, देख सकते हैं लक्स लगा के नहाए हुए हैं, देखिए क्रिस्टोफर लक्सन को। दक्षिणपंथी जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं जी? दक्षिणपंथी जेवियर मिलेई। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? अर्जेंटीना के। जेवियर मिलेई बने हैं कहाँ के राष्ट्रपति? अर्जेंटीना के। बस इतना याद रखिए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामचुम वांगचुक भारत आए। कौन आए? कौन भूटान के नरेश हैं? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भारत आ गए। 8 दिन भारत में रहे, खूब घूमे फिरे। असम से शुरुआत किए, ठीक है, असम में शुरुआत किए, कामाख्या मंदिर गए, फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क घूमने गए, फिर दिल्ली आए, ठीक है, दिल्ली में उनका स्वागत जयशंकर किए। बस यही सब कहानी है। उसके बाद भूटान से हम लोग जो है, भूटान से 2020 में मेगावाट 1020 मेगावाट का पुनात सांगछू, क्या नाम है? पुनात सांगछू, पुनात सांगछू, याद कर लीजिए, पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के प्रगति को हम लोगों ने देखने का काम किया। कौन जल विद्युत बन रहा है भूटान के बीच हम लोग का? पुनात सांगछू, ठीक है। साथ में हम लोग जो है असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू के बीच रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे हुआ। अरे रेल भी चलेगा असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू के बीच, इस पे बात हुआ। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी भूटान को शामिल करने की बात कहा गया कि भूटान को इसमें शामिल किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो ये पूरा का पूरा बातचीत हुआ है, ठीक है। चलिए, और फिर चेक पॉइंट बनेगा कहाँ कहाँ? असम के डारंगा और भूटान के सामद्रुप जोंगखार के बीच, ठीक है, चेक पॉइंट भी बनाया जाएगा। अब मैं कुछ आपको बताता हूँ जिसको आप नोट कर लीजिए। जैसे भूटान और भारत के बीच कौन कौन परियोजना चलता है, तो एक तो आपने पक्का एग्जाम में पूछेगा, मेरे से लिखित ले लो। जैसे पूछेगा पुनात सांगछू किसके किसके बीच, तो क्या कहिएगा? पुनात सांगछू, भारत और भूटान, ठीक है। क्या आएगा? संकोश परियोजना, संकोश, तो किसके किसके बीच कहिएगा? संकोश, भारत और भूटान, लिख लीजिए। फिर आपको कहेगा चुक्खा परियोजना, चुक्खा, तो किसके किसके बीच कहिएगा? भारत और भूटान। फिर आपको कहेगा ताला परियोजना, तो किसके किसके बीच कहिएगा? भारत और भूटान। 4 परियोजना बता दिए। क्या सब बताएं? पुनात सांगछू 2, ताला परियोजना, संकोश परियोजना और चुक्खा परियोजना, 4 हो गया। इसी तरह नेपाल से भी याद कर लीजिए। पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर भारत और नेपाल के बीच है, पंचेश्वर। टनकपुर परियोजना, कौन है? टनकपुर परियोजना। कोसी परियोजना और शारदा बैराज परियोजना, ठीक है। पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पर है, भारत नेपाल के बीच। टनकपुर परियोजना है भी महाकाली नदी पर है। कोसी परियोजना कोसी नदी होगा, और शारदा बैराज है काली नदी पे। तो याद हो गया सबका सब। मालदीव से भारतीय सेनाएं हटाने वहाँ की नई सरकार का अनुरोध, मोहम्मद मुइजू, कल भी हम लोग बात किया था, अब भारत हटा देगा। बंधकों व कैदियों की रिहाई और आदान प्रदान हेतु इजराइल और हमास के बीच 24 घंटा का युद्ध विराम लगा था। 48 घंटा का, 48 घंटा का हो गया खत्म। आगे चलिए। पीएम किसान योजना का 15वां किस्त, अभी तो 16वां किस्त भी आ गया है, इसी 10 दिन पहले आया है पीएम किसान योजना। 2018 में ये योजना शुरू हुआ था, ठीक है। 3 बार किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपया करके आता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब तक बन जाएगी जी? 2027 तक। ठीक है। एशिया मानव विकास रिपोर्ट, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 भारत में आय वृद्धि के साथ असमानताओं में वृद्धि का चित्रण किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी हुआ। मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया है। तो यूएनडीपी का ये क्या है? रिपोर्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक नज़र में देख लीजिए। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है आप लोग को पता होगा, 32,87,263। विश्व के क्षेत्रफल का हम कितना है? 2.24%, 2.42%। ठीक है, 7वां स्थान है दुनिया में हमारा। समुद्र तट की टोटल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। राजस्थान के हमारे सेकेंड पूछे तो मध्य प्रदेश, थर्ड पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को टच करता है। ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ते होंगे, कितना बार पढ़े होंगे। अब देख लीजिए थोड़ा सा। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है। गन्ना और चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला कहे तो मध्य प्रदेश। ठीक है। और सर्वाधिक मोटा अनाज का उत्पादन करने वाला कहे तो कर्नाटक, और तिलहन कहे तो राजस्थान। अब देखिए, अक्टूबर 2023 तक भारत में 13 महारत्न कंपनी बन चुका है। कितना महारत्न कंपनी बन चुका है? 13 महारत्न कंपनी। ठीक है, जिसमें BHCL है, CIL है कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, HPCL है, IOC है, NTPC, ONGC, PGCIL, सेल, BPCL, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC और OIL है। इतना कंपनी जो है 13 कंपनी महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का आप आराम से क्या कीजिएगा, लूसेंट खोल के या कोई बुक निकाल करके उसका कब स्थापना हुआ, मुख्यालय कहाँ है, पक्का याद कर लीजिएगा। एक सवाल एग्जाम में आ जाता है इससे कभी। यह कंपनी का क्या है? महारत्न बनने के लिए पहले इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ उसी के सामने IOC है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। पिछले 3 वर्षों में पता है इसका व्यापार कितना हज़ार करोड़ का हो? 25,000 करोड़ का टर्नओवर हो, इसका व्यापार हो 3 साल में। ठीक है, इसमें नेट वर्थ 15,000 करोड़ से अधिक हो, और लाभ होना चाहिए 3 साल में, लाभे होना चाहिए 500 करोड़। लाभ कितना होना चाहिए? 500 करोड़ शुद्ध लाभ होना चाहिए। और वैश्विक पहुंच हो, यानी दुनिया के कई देशों में इसका ब्रांच चल रहा हो। नवरत्न कंपनी जो है वो 16 गो नवरत्न कंपनी अभी है वर्तमान में। 16 नवरत्न कंपनी है और 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी जो है वो 60 है, और मिनी रत्न कंपनी फर्स्ट में 60 है और सेकेंड में कितना है? 11 है। अब भारत में एक सवाल आपको एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर उद्योग नहीं है? क्या आता है सवाल? निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है? कोर सेक्टर मतलब होता है कि बेसमेंट जिसमें भारत खड़ा है। तो ये 8 उद्योग है जो भारत को लेकर के चलते हैं। देखिए, कोयला है, कच्चा तेल उद्योग, तेल परिशोधन उद्योग, रासायनिक उर्वरक, लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग और विद्युत। ये क्या है भारत के? इसको याद कर लीजिएगा। ये 8 के 8 भारत का क्या है जी? कोर सेक्टर है। कोर यानी बेस है। इसी में से पूछ देगा इनमें से कौन कोर सेक्टर नहीं है, तो इसमें से कोई छांट के दे देगा। कौन कौन हो गया? कोयला, कच्चा तेल, तेल परिशोधन, रसायन हो गया, उर्वरक मतलब लौह इस्पात, सीमेंट, विद्युत। टोटल बड़े बंदरगाह भारत में कितने हैं? 13 बंदरगाह हैं। सारा का सारा यहाँ पर दिया है।
केंद्र सरकार की प्रमुख योजना देख लीजिए, यहाँ पे दिया है। ये पूरा योजना यहाँ पर दिया है। योजना तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पर, है ना, देख लीजिएगा उसको। क्या जी, केंद्रीय बजट 23-24 में जो है पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ है। कब हुआ है? 17 सितंबर 2023 को। बढ़ई, लुहार, लेबर सहित 18 प्रकार के काम करने वाले लोगों को रियायती ब्याज दर पर 3 लाख का लोन मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना। अमृत धरोहर योजना शुरू हुआ है 1 फरवरी 2023 को। मिष्टी योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, हरित ऋण क्रेडिट कार्ड योजना, सब 1 फरवरी 23 को। नया बजट में क्या क्या शुरू हुआ है इसको देख लीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा और अमृत धरोहर इसमें ज़्यादा फेमस है। भारत के पास जो टोटल कर्ज है दुनिया से, विदेशी ऋण जो भारत लिया, सबसे ज़्यादा भारत लिया है, दीर्घकालिक ऋण लिया है। टोटल भारत के पास कितना कर्जा है? 629.1 अरब डॉलर, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबा कर्जा लिया गया है, दीर्घकालीन कर्जा 505.5। सर्वाधिक एफडीआई जो अंतर प्रवाह भारत में आया है, सर्वाधिक एफडीआई वाले राज्य, सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत के किस राज्य में है जी? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सर्वाधिक एफडीआई का हिस्सेदारी जो भारत पे हो मॉरिशस का है 26%। सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई कौन किया हुआ है? मॉरिशस 26%। वो अपना पैसा लगा हुआ है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मॉरिशस नंबर 1 पे और सेकेंड पे सिंगापुर है। और सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला किसको है? तो महाराष्ट्र को मिला है, तब दिल्ली को मिला है। अब किस क्षेत्र में मिला है? तो सबसे ज़्यादा मिला है सेवा के क्षेत्र में 18%, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में 15%। इतना खाली याद रखिए। पूछेगा किस क्षेत्र में एफडीआई आया है तो क्या कहिएगा? सेवा के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में 18%, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कितना परसेंट? 15%। पूछेगा कौन राज्य को सबसे ज़्यादा मिला तो क्या कहिएगा? महाराष्ट्र, तब दिल्ली को। कौन देश एफडीआई सबसे ज़्यादा भारत में लगाया है? तो मॉरिशस, तब सिंगापुर। अब देखिए नियुक्तियाँ। तो WCDM, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। SPG जो होता है, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं SPG के, उसके नए प्रमुख बने हैं आलोक शर्मा जी। कौन है? आलोक शर्मा। प्रधानमंत्री जी जो हैं, सोमनाथ ट्रस्ट जो है, सोमनाथ मंदिर, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पूछेगा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है तो क्या कहिएगा? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब मिला, देखिए निकारागुआ की है, सेनिस पेलेसियास, ठीक है। निकारागुआ की है सेनिस पेलेसियास, इनको मिला है मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, एकदम VVI है, बताए भी थे क्या? देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं बताइए? हीरालाल सामरिया। कौन बने हैं जी? हीरालाल सामरिया को शपथ दिला रहे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये बने हैं देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, CIC। शांति निशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति निशस्त्रीकरण में विकास हेतु 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि मंडल के लिए शामिल इनको दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया। याद रखिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व नर्सों के संघ, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण में विकास अवार्ड, ठीक है। तो किसको मिला है? IMA को मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। फिर देखिए इन्फोसिस फाउंडेशन का पुरस्कार है, इन्फोसिस आप छोड़ दीजिए। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डियोर व अन्य पुरस्कार, इंटर मियामी के लियोनल मेसी बैलन डियोर पुरस्कार 23 के विजेता।
तो ये देख लिए, फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डी और पुरस्कार किसको मिला है? लियोनेस मेसी को मिला है। किसको मिला है? लियोनेस मेसी को। और महिला में बैलन डी और फेमिनीन मिलता है, वो मिला है एइताना बोनमाती को। किसको मिला है जी? एइताना बोनमाती को। एइताना बोनमाती को, दो याद रखिए खाली। तो बैलन डी और पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में किसको मिला है? अर्जेंटीना के हैं। लियोनेस मेसी का घर कहाँ है? अर्जेंटीना। उनको मिला है पुरस्कार। महिला का किसको मिला है? एइताना बोनमाती। एइताना बोनमाती स्पेन की है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? बुकर पुरस्कार। तो आयरलैंड के साहित्यकार हैं पॉल लिंच। कौन है? आयरलैंड के साहित्यकार है पॉल लिंच। उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए, किस चीज़ के लिए? प्रोफेट सॉन्ग के लिए साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में एक कार्यक्रम में इनको दिया गया। ऐसे परिवार की कहानी इसमें है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मापदंड गायब होने लगा है, जिसका वह आदी है। ठीक है, तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए किनको मिला है? तो ये बुकर पुरस्कार देखिए पॉल लिंच को मिला है प्रोफेट सॉन्ग के लिए। बुकर पुरस्कार किनको मिला है? पॉल लिंच को। किस चीज़ के लिए? प्रोफेट सॉन्ग के लिए। ठीक है, एकता कपूर व वीरदास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 मिला है। एमी अवार्ड 2023 किसको मिला है? एकता कपूर व वीरदास को। तो देखिए एमी अवार्ड जो है, ठीक है, ये जो मिला है, किनको मिला है एमी अवार्ड? इंटरनेशनल एमी पुरस्कार की ट्रॉफी के साथ एकता कपूर है। तो याद कर लीजिए, काफ़ी खास है। फिर आपको परीक्षा में, जैसे जो आपने अभी पढ़ा कौन सा अवार्ड? बुकर पुरस्कार। तो आपके परीक्षा में पूछता है कि भारत के कौन कौन व्यक्ति हैं जो बुकर पुरस्कार लेने में सक्सेस हो पाए। तो आपको उनका बुक कभी भी परीक्षा में आपको पूछ देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो अरविंद अडिगा को मिला था सबसे पहले 2008 में। पूछेगा बुकर पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला, तो क्या कहिएगा? अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए। फिर 2006 में मिला था किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। ठीक है, 1997 में मिला था अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 1981 में मिला सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। 1971 में मिला BS नौपाल को इन अ फ्री स्टेट के लिए। तो मैंने ऊपर से बोल दिया है उल्टा क्रम, सबसे पहले BS नौपाल को मिला हुआ है, ठीक ना, इन अ फ्री स्टेट के लिए। लास्ट में अरविंद अडिगा को मिला है द व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है 1000 दिन तक आज़ादी का अमृत महोत्सव चला है, जो कब शुरू हुआ था जी? 12 मार्च 2021 से। अब कब कंप्लीट हो गया है? 31 अक्टूबर 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस पर जो पुरस्कार मिला आप देख लीजिए। प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? पढ़े थे ना, जम्मू कश्मीर को। दूसरा गुजरात को, तीसरा संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान को। आइए देखते हैं इन लोगों का निधन हो गया है। तो निधन हो गया है, कोई बड़े लोग होंगे उनका निधन पढ़ेंगे, सबका पढ़ करके क्या करेंगे? इसमें कोई भी आपके काम। सुब्रत रॉय मर गए। सुब्रत रॉय को जानते ही हैं, सहारा ग्रुप के मालिक। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी, फातिमा बीबी, याद कर लीजिए। ये भी मर गए, मर गई। ठीक है, पुस्तक में आइए, अगेन एंड अगेन, जोनाथन एबिसन का पुस्तक है। अगेन एंड अगेन, कॉमन येट अनकॉमन, सुधा मूर्ति का पुस्तक है। पुस्तक हम लोगों ने देखा। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। और कैमलिट्स से तात्पर्य है ऊँट के बच्चा से। यह देखते हुए कि कैमलिट्स पृथ्वी के सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका है, तो ये जो है 2024 अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ऊँट का वर्ष, ऊँट का बचवा जो होता है, ऊँट के बच्चा का वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित किया है, याद रखिए। जैसे 2023 को क्या घोषित किया था? मोटा अनाज का वर्ष किया था ना जी। अब देखिए,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इधर और कोई ऐसा खास नहीं है। आगे चलिए। बिरसा मुंडा का जयंती जो है मनाया जाता है, इन्हीं के जयंती पर जो है ये कर दिया गया है। इन्हीं के जयंती पे झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के बर्थडे पे झारखंड बना था, ठीक है। मोदी जी ने इसको जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है 15 नवंबर को। क्या मनाएंगे? जनजातीय गौरव दिवस। 14 नवंबर को जानते हैं, 14 नवंबर को चाचा जी का जन्म दिवस था, नेहरू चाचा जी। बाल दिवस मनाया जाता है उनके बर्थडे को, बच्चों लोग से बहुत प्रेम करते थे। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है, इसीलिए विश्व शौचालय दिवस भी उस दिन मनाते हैं। विश्व पुरुष दिवस भी मनाते हैं उसी दिन 19 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था, ठीक है। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 संयुक्त अभ्यास, मित्र शक्ति। भारत के 2 और क्रिकेटर डायना इडुल्जी व वीरेंद्र सहवाग अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी व बीते वर्ष में आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग दोनों को कहां शामिल किया गया? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बात करें तो इंग्लैंड के 32 खिलाड़ी इसमें शामिल है, भारत के मात्र 9 खिलाड़ी शामिल है। हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले से ही कपिल देव हैं, अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है, बीनू मनंकर हैं, ये सब शामिल हो चुके हैं भारत से। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का विश्व रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम। सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड उन्होंने भंग कर दिया। भगवान के रिकॉर्ड को उन्होंने क्या कर दिया? भंग कर दिया। महिलाओं के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत विजेता। रांची में हुआ संपन्न एशिया चैंपियनशिप हॉकी का फाइनल मुकाबला भारत और जापान के बीच हुआ और जापान को भारत ने 4-1 से हरा दिया। हॉकी में भारत सब दिन से रुतबा रखता है, तो जापान को हरा करके महिलाओं के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में जापान को हरा करके भारत ने जीत हासिल किया रांची में। फिर आप देख रहे हैं नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 8वीं बार 1 नंबर खिलाड़ी बन गए हैं। महिलाओं में ईगा स्विएटेक। पुरुष टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? नोवाक जोकोविच और ईगा स्विएटेक हैं महिला में, ठीक है। इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप जीत गया है। इटली 47 वर्ष के अंतराल के बाद पुरुषों की टीम टेनिस के डेविस कप किससे है? टेनिस से, तो इटली जीत गया है, ठीक है, विजेता बन गया है। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया व इटली के बीच हुआ है। स्पेन में मालागा में हुआ मुकाबले में एकल में इटली ने माटेओलो अर्नाल्डी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को हरा करके 1-0 की बढ़त ले आई। में कौन जीत गया है? इटली हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। पंकज आडवाणी 26वां व 27वां विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीत गए हैं। मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट 525 रुपया का मोदी जी जारी कर दिए। गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। गोवा, सेना व हरियाणा का दूसरा और तीसरा स्थान। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच गोवा में हुआ। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के अलावा अतिरिक्त सेना का टीम भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्रीहरि नटराज को ट्रॉफी प्रदान करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा हैं। पदक तालिका में नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद सेना जीत गया खूब और तीसरा हरियाणा जीत गया। हम बात करें भारत में राष्ट्रीय खेलों की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1924 में लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में लाहौर में, 26 में लाहौर में, 28 में लाहौर में। मतलब राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? लाहौर से हुई। लगातार राष्ट्रीय खेल कहाँ होता रहा? लाहौर में होता रहा। लेकिन आपको पता है लाहौर कहाँ चला गया? उसके बाद राष्ट्रीय खेल जो है अब भारत में होता है। और हम बात करें तो 2023 में गोवा में संपन्न हो गया जो हम पढ़े, और 24 में उत्तराखंड में होगा। 24 में कहाँ होगा राष्ट्रीय खेल? बताइए। उत्तराखंड में होगा।
ऑस्ट्रेलिया छठी बार आईसीसी विश्व कप 2023 की विजेता, लगातार 10 मैच जीतने के पश्चात अंतिम फाइनल मैच में भारत की करारी हार। ठीक है। विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले की बात करें, 5 गेंदबाज में है। नंबर मोहम्मद शमी नंबर 1 पे हैं, मात्र 7 मैच में 24 विकेट ले लिए। सबसे ज़्यादा जो है छक्के मारने वाले खिलाड़ी में रोहित शर्मा, 31 को छक्का मारे 11 मैच में, इनके आसपास भी कोई नहीं है, लेकिन भारत को अंत में हार मिला। सर्वाधिक शतक बनाने वाले बल्लेबाज है क्विंटन डी कॉक, दक्षिण अफ्रीका के, 4 शतक मारे। सर्वाधिक अर्धशतक 9 अर्धशतक विराट कोहली बनाए। ये सब देखने से कोई फायदा नहीं है, समझे आप लोग। फाइनल मैच में भारत हार गया। अब जो होगा कहाँ होगा, तो अब 2027 में होगा, दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और जिम्बाब्वे में। कहाँ होगा अगला, दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया और जिम्बाब्वे में होगा। विश्व कप में पर्सनल अगर सबसे ज़्यादा कोई रन मारने वाला है व्यक्तिगत पारी, तो सौरव गांगुली भारत के 183 रन मारे थे श्रीलंका के खिलाफ, धो दिए थे मार के। विश्व कप में हैट्रिक्स की बात करें तो 2023 विश्व कप में कोई हैट्रिक नहीं कोई ले पाया है। लास्ट हैट्रिक लिया है ट्रेट बोल्ट, न्यूजीलैंड का। अब चलिए स्मरणीय तथ्य पे चलते हैं और ख़त्म करते हैं इस ऐतिहासिक पारी को। भारत ने केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में किस वकील को 11 सितंबर 2023 तक जीवित रहते हुए सर्वाधिक समय तक वकालत करे रहने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। 97 वर्षीय वकील है, नाम है पी बाल सुब्रमण्यम मेनन। 73 वर्ष 60 दिन तक की वकालत किया, बाप रे। पी बालकृष्णन मेनन, कौन है जी, पी बालकृष्णन मेनन। भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किस नाम से वार्षिक युद्धाभ्यास किया, पूर्वी आकाश नाम से, पूर्वी आकाश। ठीक है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ द्वारा विकसित किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो प्रलय का। किसका किया गया, प्रलय का। किसका किया गया, प्रलय का। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड दी ओडियंस के लिए अंपायर अवार्ड मिला, तो नंदिनी दास को। किसको मिला, नंदिनी दास को। ठीक है, नंदिनी दास को। यूनेस्को पता है जारी जो 55 देशों का नया क्रिएटिव सिटीज में भारत के 2 शहरों को शामिल किया है, किसको किसको जी, कोझिकोड केरल में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको शामिल किया है। ठीक है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी की मूर्ति का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वानखेड़े में कौन खड़ा रहेगा, सचिन तेंदुलकर। भारत के किस राज्य के ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में प्राप्त किया, तो केरल ने प्राप्त किया। किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत में मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, तो हीरालाल सामरिया को। रेलवे ने किस अधिकारी को 2 नवंबर 2023 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया है, तो डॉक्टर संचित त्यागी को। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ त्रिशक्ति प्रहार। क्या हुआ, त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एमी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में भारत की किस महिला फिल्म एवं टेलीविजन श्रृंखला निर्माता के डायरेक्टरेट अवार्ड जीता, तो एकता कपूर। कौन जीती है, एकता कपूर। किस राज्य में 21 नवंबर 2023 को सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में 75% आरक्षण हो गया, तो बिहार में। हॉल ऑफ फेम में शामिल किनको किया गया, वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुल्जी को। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर को किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो सौरव गांगुली को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता निलंबित कर दिया गया, श्रीलंका का। ठीक है। G7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका के विदेश मंत्रियों का बैठक 2023 में कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान में। और अगला बैठक 24 में कहाँ होगा बताइए, इटली में। 24 में कहाँ होगा, इटली में।
भारत के उत्तर पूर्वी राज्य एवं बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक का उद्घाटन हुआ है। अखौड़ा बांग्लादेश और अगरतला त्रिपुरा। अखौड़ा कहाँ है? बांग्लादेश और अगरतला त्रिपुरा के बीच। फाल्गुनी शाह एवं गौरव शाह द्वारा गाया गया कौन सा गाना 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित हो गया है? एबंडेंस इन मिलेट्स। एबंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है। किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को विदेश मंत्री बनाया? तो डेविड कैमरून को। ठीक है। श्रीलंका के किस क्रिकेट बल्लेबाज को बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में अंपायरों द्वारा टाइम आउट दिया गया और पहला व्यक्ति ये बन गए? तो एंजिलो मैथ्यूज। क्या ये तो मैच देखे होंगे, उनको बढ़िया से याद होगा। हम लोग तो ये सवाल देखते ही बना देंगे बिना पढ़े हुए। किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के अंत में रिकॉर्ड 8वीं बार ATP नंबर 1 रैंक हासिल किया है? जोवाक नोकोविच। ठीक है। इंडोनेशिया की किस पुलिस अधिकारी को 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो रेनिटा रिसमयंती को। रेनिटा मिस रिसमयंती। तुर्किया जा रहा किस कार्गो शिप को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में बंधक बना लिया? गैलेक्सी लीडर को। किसको बना लिया? गैलेक्सी लीडर को। एल सल्वाडोर में आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कौन मिस यूनिवर्स बना? तो सेनिस पेलेसियोस। किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज काला सागर में डूब गया? तुर्किया का डूब गया। किसका डूब गया? तुर्किया का। अमेरिका के टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई। तो इसमें किस भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया है? तो अजय बंगा है, आप जानते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC द्वारा प्रकाशित विश्व की 100 प्रतिभाशाली प्रेरक महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है? दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव को। 28वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात में, UAE में। COP28 वही ना हुआ जी, COP28 UAE में। 5 नवंबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए किनको बनाया गया? 765 रन बनाने के लिए विराट कोहली को। मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिया और भारत जो फाइनल में हार गया। इस प्रकार से कंप्लीट जो है जनवरी 2024 का प्रतियोगिता दर्पण आप जो है कंप्लीट कर लिए हैं।